नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले जानेंगे एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज चेस्ट पेन ड्यू टू ischemia of the cardiac muscle। कार्डियक मसल्स में इस्चीमिया होने के कारण जो पेन होता है उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। कैसे पेन होगा? क्योंकि अगर डिस्टरबेंस हो जाएगा, जितनी अपनी बेसल मेटाबॉलिक जितनी डिमांड है हार्ट की, उसके लिए खुद ऑक्सीजन ना मिल पाना, और दूसरी, पहला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्टरबेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। क्या मतलब है? जितनी हार्ट को आवश्यकता है उसकी ऑक्सीजन की, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है हार्ट को, अगर उतना ना मिल पाना और जो अपनी डिमांड है वो बढ़ जाना और सप्लाई कम हो जाना। अगर यहाँ पर सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, या हार्ट में पेन होगा। उसी हार्ट पेन को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन सप्लाई कम कैसे होगी। मान लीजिए अपना हार्ट है और ये यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है। अगर कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस। अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया तो क्या होगा? जो कोरोनरी आर्टरी की जो ल्यूमन है, इसका साइज कम हो जाएगा। जब ल्यूमन का साइज कम हो जाएगा तो इसको मिलने वाला, यानी कार्डियक मसल्स को मिलने वाला जो ब्लड है वो कम हो जाएगा। अगर सप्लाई कम हो जाएगी, अगर मान लीजिए इसको 100% चाहिए ऑक्सीजन, या ब्लड सप्लाई 100% चाहिए, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या ऑक्सीजन सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा? आगे जितना इसको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो फर्दर क्या होगा? फर्दर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड, ये क्या है? एसिडोसिस। कि ये क्या करेगा? ये इरिटेशन करेगा अपनी मायोकार्डियम सेल्स को, और वहां पर क्या होगा? पेन होगा। यानी कह सकते हैं लैक्टिक एसिड कॉज पेन इन द कार्डियक मसल्स। तो यहां पर हमने देखा ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कम हुई। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो एक्सरसाइज करता है, या कोल्ड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैवी वर्कलोड है, हैवी वर्क है, तो इसमें क्या होगा? इसमें यानी ऑक्सीजन की जो डिमांड है इसमें बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, और ऑक्सीजन जितनी डिमांड इसकी बढ़ी है उतना अपने हार्ट के द्वारा मायोकार्डियम को ना मिल पाना, यानी जो कोरोनरी वेसल्स है इसके द्वारा जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना ब्लड चाहिए, अगर मायोकार्डियम के लिए नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा? वहां भी पेन कॉज होगा। तो हमने देखा अगर दोनों सब यहां भी सेम है, अगर 100%, अगर इसको 100% चाहिए, यानी मायोकार्डियम जो सेल है या कार्डियक मसल्स है, अगर उसको चाहिए 100%, अगर उसको ये 100% सप्लाई कर रहा है, अगर दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों में अगर उसकी डिमांड बढ़ गई, ये उतना ही रहा, या ये कम हो गई, ये उतना ही रहा, तो क्या होगा? ये यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा सेल्स के बीच में, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और आगे चलकर क्या करेगा? पेन कॉज करेगा अपने मायोकार्डियम सेल में। यहाँ पर हमने देखा कैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनरी में क्या दिक्कत आएगी, सबसे पहले देखते हैं। या अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट कैसे होगी? इंटरप्ट कैसे हो रही है? और यहाँ पर डिमांड, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कैसे बढ़ रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इंटरप्ट कैसे हो रही है? मान लीजिए अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर यहाँ पर कोलैप्स हो गई या अक्लूजन हो गया,
अक्लूजन, अगर अक्लूजन हो गया, कोलैप्स हो गई, यानी वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या कह सकते हैं इसमें अथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग हो गई, या डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया, या अगर इसमें कोई बीमारी हो गई, तो क्या होगा, फर्दर आगे के लिए जो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई है, इसके लिए ब्लड सप्लाई है क्या उतनी ही रहेगी जितनी नॉर्मल मात्रा, जितनी पहले काम कर रही थी, नहीं हो पाएगी। अगर इसकी डिमांड पूरा नहीं होगी जितना इसको चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्ट है, किसी न किसी कारण यहाँ से बाधा है, अगर आगे ब्लड नहीं जा पाएगा तो आगे क्या होगा, आगे फर्दर कंडीशन डेवलप होंगी। तो यहाँ क्या हो गया, हमने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कैसे इंटरप्ट हो रही है, कोरोनरी में क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर फर्दर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कम हो गई। दूसरी बात करते हैं डिमांड कैसे बढ़ी, अगर एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज के दौरान, दूसरा हैवी वर्क, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हैवी वर्क हो गया, एक्सेसिव। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कोल्ड एटमॉस्फेयर, अगर ये दोनों है, यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, हैवी वर्कलोड करता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड कार्डियक मसल्स के लिए बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर मान लीजिए पहले 100 थी, अब क्या हो गया 150 हो गई, लेकिन जो अपनी कैरोटिड आर्टरी है उसके द्वारा 100% दिया जा रहा है, तो क्या अब बताओ 50% कहाँ से लाएगा। अगर 50% की कमी पड़ गई तो फिर से वही एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड पेन कॉज करेगी। तो हमारा पेन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हार्ट मसल्स के अंदर, इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा जा रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो जा रहा है। ये हमने बात करी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। या यहाँ पर लिख सकते हैं जो अपना स्ट्रेस है, ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर स्ट्रेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, ये सारे कारण भी हैं। एक जो अभी एक्सरसाइज कर रहा था या हैवी वर्कलोड कर रहा था, अगर उसको स्ट्रेस भी हो, एंजाइटी भी हो, फिर क्या हो सकता है, फिर भी क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट के लिए बढ़ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी इसमें हार्ट का काम ज़्यादा है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है अगर कम है तो नहीं काम कर पाएगा, इसके लिए अच्छे से ऑक्सीजन इसको चाहिए। इसलिए यहाँ भी क्या हो रहा है, इसमें भी फर्दर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और ये फर्दर पेन कॉज करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप की। टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले यहाँ पर होता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कोई पेशेंट अपने पास आता है और कंप्लेन लेकर आता है कि कभी कभार चेस्ट में पेन होता है, और डॉक्टर के पूछे जाने पर पूछता है डॉक्टर की कब कब पेन होता है, तो पेशेंट खुद ब खुद बताता है कि जब मैं सीढ़ी पर चढ़ने लगता हूँ, या मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, अगर कुछ ज़्यादा मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, या मैं ड्यूरिंग रनिंग जब मैं दौड़ने लगता हूँ, या कभी कभार तो ऐसा भी होता है जब मैं एसी वाले रूम में जाता हूँ उस समय भी अपने चेस्ट में पेन होने लगता है। तो क्या रीज़न है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की पहला क्या मैंने बताया, एक्सरसाइज यहाँ पर पेशेंट बताता है, एक्सरसाइज के दौरान, हैवी वर्कलोड के दौरान बोलता है कि कभी कभी टेंशन आती है या कभी कभी चिंता हो जाती है फिर भी पेन होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सरसाइज में क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट के लिए थी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ऑक्सीजन डिमांड पहले 100 थी, अब कितना हो गई 150, और हमारा आर्टरी कोरोनरी आर्टरी कितनी कर दी, 100 कर रही थी। अब बताओ यहाँ पर आगे पेन कॉज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा क्या हो रहा है, पेन कॉज हो रहा है, क्योंकि 50 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है ना, सप्लाई में डिस्टर्बेंस है और डिमांड में डिस्टर्बेंस है, डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई, कहने का मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान हुआ। स्ट्रेस के दौरान भी क्या हुआ, अगर वहाँ पर देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तो वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। क्या इसका मतलब हो गया, हार्ट का जो काम है, हार्ट का काम बढ़ा दिया। अगर हार्ट का काम बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की नीड या डिमांड ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट के लिए ज़्यादा हो गई तब क्या होगा, फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई के हार्ट के लिए। तो हमने यहाँ देखा इसके लिए कैसे होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर पेशेंट बताता है कि सर हमें एसी वाले रूम में जब जाता हूँ दिक्कत होती है, तो क्या होगा, कोल्ड से क्या होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन,
वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, मान लीजिए वेसल्स नॉर्मल वेसल्स है, अगर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, ये ऐसे हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या होगा, जो इसका ल्यूमन है, जो इसमें जाने का यानी ब्लड फ्लो होने के लिए जो रास्ता है ये कम हो जाएगा। अगर फर्दर रास्ता कम हो गया, पहले 100% जाता था इसके अंदर से, अब क्या हुआ, अब 70% हुआ। इसे तो 100% चाहिए, यानी हार्ट को कितना चाहिए, हार्ट को 100% ऑक्सीजन या क्या कहते हैं ब्लड की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर अब कितना जा रहा है, अब 100 की बजाय 70 जा रहा है, तो अब 30 कहाँ से आएगा, तो फर्दर यहाँ भी क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। तो यहाँ हमने देखा देयर इज डिस्टर्बेंस between oxygen supply and oxygen demand to the myocardium cell, that's why it cause pain and lead for angina pectoris। ये अपनी हो गई एंजाइना में। और पेशेंट को अगर ऐसे पेशेंट बताता है तो हमें क्या करना चाहिए, और पेशेंट खुद ब खुद बताता है कि सर जब मैं एक्सरसाइज करता रहता हूं और एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं रेस्ट करता हूं तो हमारा जो पेन है सही हो जाता है। तो यह लिख सकते हैं, इट रिसॉल्व बाय रेस्ट, इट इज सॉल्व बाय रेस्ट। तो कह सकते हैं कि जो अपना स्टेबल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना के दौरान जो अपना स्टेबल एंजाइना के दौरान जब रेस्ट पेशेंट करता है तो उसमें क्या होता है कि रेस्ट करते ही जो प्रॉब्लम होती है रिसॉल्व हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, पेशेंट को अगर नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाए, नाइट्रोग्लिसरीन कहने का मतलब नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, वैसो डायलेटर। अगर नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाए तो जो कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर स्पास्म हुई थी टेंशन के कारण, स्ट्रेस के, यहाँ पर स्पास्म हुई थी कोल्ड के कारण, यानी जब कोल्ड एटमॉस्फेयर में गया था यहाँ पर स्पास्म हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था। अगर वैसो डायलेटर यहाँ पर देंगे एनटीजी, अगर एनटीजी दे देंगे तो क्या होगा, वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा। जब वेसल्स डायलेशन हो तो यहाँ से 100% जो ऑक्सीजन है वो हार्ट के लिए पहुंच जाएगी। जब हार्ट के लिए 100% ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो पर्टिकुलर जो हमारी पेन वाली कंडीशन है वो रिसॉल्व हो जाएगी और ये स्टेबल एंजाइना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं इसी को एक्सर्शनल एंजाइना, एक्सर्शनल एंजाइना दूसरी इसे बात करते हैं नॉन, इट इज नॉन कंडीशन, क्योंकि पेशेंट को पता रहता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि अपने हार्ट के लिए वर्कलोड बढ़े, उससे क्या होगा, हमारा पेन कॉज होगा। इसलिए हम कह रहे हैं इसे नॉन कंडीशन। इट इज प्रिडिक्टेबल, इट इज प्रिडिक्टेबल, ये पता होता है पर्टिकुलर कि हमें हमारे चेस्ट में पेन कब होगा, इसलिए कह रहे हैं इसे प्रेडिक्टेबल। दूसरी बात करते हैं यहां पर अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, यहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर प्रेडिक्टेबल था, यहां पर होगा पेन, द पेन में बी एनी टाइम एनीवेयर। जो पेन है यानी अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो पेन है, चेस्ट पेन है, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। अगर बात की जाए इसमें पेन क्यों होगा, तो मोस्टली देखा गया है कि जो वेसल्स के अंदर जो अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, अगर इसी का एक टुकड़ा यानी ड्यू टू रप्चर, इसी में से एक टुकड़ा अगर निकल करके फर्दर आगे वेसल्स में जाएगा तो क्या होगा, फर्दर पेन उससे भी होगा। क्यों, ड्यू टू रप्चर ऑफ अथीरोमा। अगर अथीरोमा का रप्चर होगा, अब फर्दर आगे जा करके फर्दर वेसल्स में या छोटी छोटी टीनी वेसल्स में आकर अक्लूड होगा या आगे अक्लूड होगा तो क्या होगा, आगे फिर से प्रॉब्लम जनरेट होगी और फिर से आगे पेन होगा, यानी उस मायोकार्डियम सेल तक या कार्डियक मसल तक प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की और ब्लड की, तो वहां पर इन्फाक्ट बनेगा या वहां पर सेल डैमेज होगी। जब सेल डैमेज होगी या कह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड वहां बनेगा और फिर से पेन वहां पर कॉज करेगा। तो हमने क्या देखा अनस्टेबल एंजाइना में। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर इट विल नॉट रिजॉल्व बाय रेस्ट, क्या होगा, इट विल नॉट रिसॉल्व बाय रेस्ट। ये रेस्ट से इसे आराम नहीं मिलेगा। और इसमें अगर बात की जाए थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन इज गिवन। मैंने क्या देखा, यहां पर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन को देना पड़ रहा है। और थ्रोम्बोलाइटिक में क्या करती हैं, थ्रोम्बोलाइटिक जो मेडिसिन होती हैं पर्टिकुलर जो हमारा एथीरोमा है वो टूट करके आगे गया था उसको घोलने के लिए, फॉर डिसॉल्विंग द एथीरोमा। एथीरोमा को डिसॉल्व करने के लिए
जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसे कह रहे हैं थ्रोम्बोलाइटिक। और इसमें कौन कौन सी आती हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज मेडिसिन है ये क्या करती हैं? पर्टिकुलर जो हमारा एथिरोमा है उसको घोलने के लिए काम आती हैं। और ये कभी भी हो सकता है, एट नाइट, एट डे, कभी भी, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना it occurs due to spasm in coronary artery। कोरोनरी आर्टरी में स्पास्म होने के कारण, कोरोनरी आर्टरी में स्पास्म होने के कारण ये फर्दर कंडीशन डेवलप होती है और इसमें पेन होगा। अगर ये डिपेंड करता है कौन सी कोरोनरी आर्टरी पर स्पास्म है। अगर ये बड़ी वाली पर है, कह सकते हैं मेन ब्रांच पर है, या छोटी ब्रांच है, या उससे भी छोटी वाली पर है, ये इसका पेन कॉज करता है। कितना पेन होगा ये डिपेंड करता है कौन सी वाली ब्रांच पर है। अगर मेन ब्रांच पर इसका स्पास्म हुआ है, अगर ये मेन ब्रांच पर इसका स्पास्म हुआ है तो इसका जो पेन है ये ज़्यादा होगा। अगर इससे छोटी वाली पर होगा स्पास्म तो इससे कम होगा। अगर छोटी वाली पर, इससे भी छोटी वाली आर्टरी पर अगर स्पास्म होगा तो ये पेन कम होगा। अगर बात करते हैं जो वेरिएंट एंजाइना है ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, ये भी। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, और वेरिएंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट के बारे में। साइलेंट एंजाइना, साइलेंट एंजाइना, जो साइलेंट एंजाइना है, कोई भी साइलेंट सेंटर, द पेशेंट डू नॉट फील पेन एंड सडनली समटाइम डेथ, ऐसे कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि पेन फील नहीं होगा बट द ईसीजी सो द ऑब्स्ट्रक्शन, या कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन, या जहां पर प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं इस्चीमिया, द ईसीजी सो फॉर इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि ईसीजी, अगर ईसीजी की रिपोर्ट में देखा जाए तो पर्टिकुलर वो इन्फॉर्म करेगी कि यहाँ पर क्या कहते हैं इस्चीमिया हुआ है और पर्टिकुलर क्या दिक्कत है, वो सारी ईसीजी यहाँ पर शो करेगी। लेकिन पर्टिकुलर पेशेंट को वहाँ पर पता नहीं रहेगा कि हमें क्या कहते हैं हार्ट फेल की कंडीशन है या हार्ट की कोई दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर उसको दर्द नहीं होगा। दूसरी बात करें, ऐसे ही जो साइलेंट एंजाइना है ये मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के कारण ऐसे पेशेंटों में पेन नहीं होता है। न्यूरोपैथी का मतलब होता है जो पर्टिकुलर यहाँ से सेंसेशन अपने ब्रेन के लिए ले जाती हैं, पर्टिकुलर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। कह सकते हैं जो अपनी नर्व है, सेंसरी नर्व है, पर्टिकुलर जो मैसेज ले जाती है अपने ब्रेन के लिए, अगर उसमें दिक्कत आ जाए या उसका प्रॉपर फंक्शन ना हो तो क्या होगा? क्या यह दर्द का एहसास ब्रेन को करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। जब ब्रेन को नहीं करा पाएगी तो पेशेंट को पता नहीं लगेगा कि हमारे चेस्ट में पेन है या नहीं पेन है। लेकिन जो ईसीजी है वो शो कर देती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए ये सारी कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स, कॉज हो गया है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें। साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन, ये पेन कैसा होगा? एक्यूजिंग, एक्यूजिंग पेन या रेडिएट पेन कैसा होगा? सबसे पहले हार्ट से स्टार्ट होकर शोल्डर जाएगा, उसके नेक जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? लोअर जॉ, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड। ये सारी जो क्या कहते हैं रेडिएट पेन का कैसे है? सबसे पहले शोल्डर, उसके बाद नेक, लोअर जॉ, उसके बाद लेफ्ट हैंड, ये रेडिएट पेन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं
रिस्पायरेशन में क्या दिक्कत होगी, टेकिपनिया, अभी बता रहे हैं टेकिपनिया कैसा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्निया, पाल्पिटेशन, नेक्स्ट साइनोसिस, साइनोकोप, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर हाइपर टेंशन या हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी और हाइपर टेंशन की भी कंडीशन आ सकती है। यहाँ पर साइनस सिम्टम्स नहीं है लेकिन हाइपर टेंशन की कंडीशन फर्दर डेवलप हो सकती है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट पेन, तो अपने को पता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो पेन हो रहा है उसे चेस्ट पेन कह रहे हैं। टेकिपनिया कैसा होगा, यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए अपना हार्ट है और कोरोनरी यहाँ पर जो वेसल्स हैं ये इनको ऑक्सीजन या ब्लड को फ्लो करती हैं और पर्टिकुलर यहाँ पर सेल है जिसको जो क्या कहते हैं इसकी डिमांड है, इसको ब्लड सप्लाई चाहिए या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए। अगर इस हार्ट में अगर अच्छे से काम नहीं करेगा या कार्डियक आउटपुट जितना चाहिए उतना नहीं निकाल पा रहा है और टिश्यू के लिए जितना परफ्यूजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या करेगी, ये संदेश देगी, ये मैसेज देगी ब्रेन को। और ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन बढ़ा देगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा हार्ट के लिए और हार्ट क्या करेगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जब एक्टिविटी बढ़ा देगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा निकलेगा। कहने का मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, यानी यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से भी ज़्यादा आने लगा ब्लड और ये कहाँ जाएगा, ये अपने लंग्स के लिए जाएगा। लंग्स में जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से उस डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन को मिलाने के लिए जो एयर इतनी तेजी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा करनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन रेट जब ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम लिख दें टेकिपनिया। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करेंगे तभी मिल पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में आकर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, डीऑक्सीजनेटेड मिल गया, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू की डिमांड ज़्यादा थी, यहाँ पर इसको ज़्यादा काम करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट पेन, टेकिपनिया। अगर ऐसी कंडीशन ज़्यादा आ लगेगी तो फर्दर कुछ समय बाद प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी सांस लेने में। पाल्पिटेशन, अगर तेज तेज चलेगा तो खुद को पता लगेगा कि हमारा हार्ट चल रहा है या खुद को नर्व फील होने लगेगी। साइनोसिस, अगर ये कंडीशन कब तक चलेगी, उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर इसका लॉजिक दूसरा है, यहाँ पर अगर मायोकार्डियम के लिए अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है तो जो इसका काम है वो कम हो जाएगा। जब काम कम हो जाएगा तो पर्टिकुलर किसी भी टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन कम हो जाएगा। जब परफ्यूजन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनोसिस, यानी ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज साइनोसिस। साइनोकोप मतलब कि पेशेंट कभी कभार कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो सकता है और हार्ट रेट बढ़ सकती है, क्योंकि अभी नेगेटिव अभी हमने देखा कि यहाँ से कैसे हुआ था, हार्ट रेट बढ़ गई थी, कार्डियक आउटपुट उड़ गया था। यहाँ पर ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देख लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक में क्या क्या करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम कर लेते हैं ईसीजी। ईसीजी में एसटी सेगमेंट किस में देखने को मिलेगा, ये वेरिएंट एंजाइना के अंदर, वेरिएंट एंजाइना के अंदर हमारा एसटी सेगमेंट बढ़ा मिलेगा, इंक्रीज एसटी सेगमेंट। दूसरी बात करें हम करा सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ईसीजी के अलावा सबसे पहले लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन बात क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे। उसके बाद बहुत सारी जांचें हैं, जैसे हम करा सकते हैं इको कार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्या करा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब होता है जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसमें देखने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए हम उसमें देखें कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है और कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। मान लीजिए अपनी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें हमें देखना है कि पर्टिकुलर इसमें कहाँ पर कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको देखने के लिए हम ये पर्टिकुलर कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, फीमोरल आर्टरी के थ्रू या रेडियल आर्टरी के थ्रू एक कैमरा लोडेड कैथेटर को हम डालेंगे और उसमें हम इस अच्छे से इस कोरोनरी आर्टरी का हम विजुअलाइजेशन करेंगे कि कितना कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इसका प्रोसीजर हम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
ये तो अपना डायग्नोस्टिक के बारे में हो गया। और हम कर सकते हैं कलर डॉपलर। कलर ड्रॉपलर भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखा गया कि जो चेस्ट पेन हो रहा है वो हो रहा है अपनी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, या वहाँ पर जाने के लिए जो ल्यूमन है वो कम है। तो सबसे पहले देंगे वैसो डायलेटर देंगे। वैसो डायलेटर में यहाँ पर देंगे एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, ये देंगे सबलिंगुअल देंगे, क्योंकि अगर इसको सब जब ओरल देंगे, व्हेन गिवन बाय ओरल, तो ये बर्निंग सेंसेशन करेंगी, बर्निंग सेंसेशन करेंगे। अगर बात करते हैं सबलिंगुअल का फायदा क्या है, जब पेशेंट इस यानी एंटीजी को, नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल देता है तो क्यों लेता है, क्योंकि जो पेन है इसका रिजॉल्व हो जाए। जब भी सबलिंगुअल लेता है तो क्या करता है अपने जीभ के नीचे रख लेता है और धीरे धीरे उसको शॉलिंग करता रहता है, या कह सकते हैं जो उसका क्या कहते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट से अंदर ज़्यादा जाता रहता है। तो उससे क्या होता है, जो अपनी वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, तो पर्टिकुलर ब्लड फ्लो होने लगता है हार्ट के लिए, और जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो जाती है। अपना ये वैसोडायलेटर है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको एस्प्रिन क्यों देंगे, एंटीप्लेटलेट्स है। एंटीप्लेटलेट हम तीसरा दे सकते हैं, जो हमारा थ्रोम्बस बना था पर्टिकुलर, उस पर एस्प्रिन अगर नहीं रहेगी तो पर्टिकुलर वो आगे डेवलप नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि एटोरवास्टिन दे सकते हैं, या कह सकते हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग दे सकते हैं। एंटी कोलेस्ट्रॉल में कौन सी होती है, एटोरवास्टिन, स्टैटिन। ये कौन सी मेडिसिन हो गई, ये एंटी कोलेस्ट्रॉल हो गई। और अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो अपनी एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन है, एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन के अंदर अपना हाइपरटेंशन भी होने की संभावना है। वो कैसे, क्योंकि अभी देखा कि जब पर्टिकुलर किसी भी सेल को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है या परफ्यूजन कम होता है तो वो मैसेज भेजता है ब्रेन के लिए, तो वहाँ पर क्या करता है, कार्डियक हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस समय ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कम, या कह सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी आती है, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल। ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो हार्ट में प्रेजेंट, हार्ट के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं। जब ये कम कर देंगे तो अपना जो हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो पर्टिकुलर जो एंजाइना पेक्टोरिस यानी जो दर्द वाली कंडीशन है वो रिसॉल्व हो जाएगी। या इसमें दूसरी देखते हैं, ये तो बीटा ब्लॉकर्स हो गए। दूसरी देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखेंगे। एम्लोडिपाइन, निफिडिपाइन, ये दो होती हैं, एम्लोडिपाइन, निफिडिपाइन। ये भी कैल्शियम चैनल के कुछ कैल्शियम चैनल हमने देखा था जब डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखा था सोडियम चैनल देखा था, पोटेशियम चैनल देखा था और कैल्शियम चैनल देखा था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि सिस्टोल और डायस्टोल में वो जो अपने कैल्शियम होते हैं वो काम करते हैं। अगर वो कम हो जाएंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएंगे तो हार्ट का लोड जो है, हार्ट का यदि कह सकते हैं डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो जो अपना पेन है वो रिसॉल्व हो जाएगा। ये तो अपनी बात हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की, हमने देखा था। और दूसरा था एक डायग्नोस्टिक में, और एक था ट्रेडमेल टेस्ट, टीएमटी के अंदर क्या कराते हैं उसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा था, यहाँ पर टीएमटी
ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है? पेशेंट को सबसे पहले ये किस में कराते हैं? स्टेबल में कराते हैं, स्टेबल एंजाइना में कराते हैं, स्टेबल एंजाइना में कराते हैं। और ये डॉक्टर को या पेशेंट को पता है कि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो पेन कॉज करेगा क्योंकि उतनी सप्लाई कर नहीं पाएगा कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पर अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं टीएमटी क्या होता है? इट इज़ अ ईसीजी बाय रनिंग ऑन ट्रेडमिल मशीन। ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ाने के बाद या रनिंग करने के बाद ईसीजी हम कलेक्ट करते हैं। और याद रखना है कि और किसी भी कंडीशन में ये नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्टेबल में ही दे सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ नोन, क्योंकि ये पता है और दूसरे सब में पता नहीं रहता है कि पेन कब स्टार्ट हो सकता है कब नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन उसको दी जाएगी तो मे बी फर्दर कंडीशन आगे सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं? पीटीसीए। पीटीसीए क्या होता है? परकुटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या होता है? पीटी मतलब कि ये प्रोसीजर है जिसके दौरान एक बैलून लोडेड कैथेटर होता है और वो फीमोरल आर्टरी के थ्रू अपने अयोटा से हो करके आता है और पर्टिकुलर वो कहाँ पर आता है? अपने कोरोनरी आर्टरी तक आता है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर गुब्बारे यानी बैलून को फुला दिया जाता है और जो इसमें अथीरोमा है, जो ब्लॉकेज है, वो सबसाइड हो जाता है और ये पर्टिकुलर इसके अंदर जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो होने लगता है। जब फ्लो होने लगता है तो कंडीशन रिसॉल्व हो सकती है। दूसरा होता है कोरोनरी अथीरेक्टोमी। क्या होगा? मतलब कि जो कोरोनरी के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस है, अथीरोमा है, कोरोनरी के अंदर जो अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है उसको क्या कर सकते हैं? इस प्रोसीजर के दौरान उसको हम काट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर ये दूसरा प्रोसीजर हो गया। तीसरा होता है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होता है? इसमें ये ओपन हार्ट सर्जरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान क्या करते हैं? मान लीजिए कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्या करते हैं? उसके बगल से, मान लीजिए यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है और ये ब्लॉकेज है, पर्टिकुलर ये ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो क्या करते हैं? इसका कनेक्शन यहाँ से दे देता है, यहाँ से दे करके आगे फर्दर इसको ऐड कर देते हैं, इतना रह देते हैं क्योंकि यहाँ से ब्लड अब यहाँ से गुजरने लगा, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ये सारी कंडीशन क्या होती है? ये ओपन हार्ट सर्जरी होती है और इसके अंदर मोस्टली अपनी सबसे लॉन्गेस्ट वेन है ग्रेट सिफाइनस वेन। ग्रेट सिफाइनस वेन से क्या करते हैं? ग्राफ्ट लेते हैं या वहाँ से आर्टरी को निकालते हैं और फर्दर यहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं। ये क्या होती है? CABG होती है। नेक्स्ट होती है कोरोनरी आर्टरी शंट। कोरोनरी आर्टरी शंट ये क्या होती है? ये होता है एक छल्ला, कोरोनरी के अंदर एक छल्ला डाल दिया जाता है और पर्टिकुलर जो मान लीजिए इसके अंदर ऐसे छल्ला डाल दिया जाता है आर्टरी के अंदर और ये पर्टिकुलर फुलाए रखती है, आर्टरी को फुलाए रखती है कोरोनरी आर्टरी शंट के अंदर और अच्छे से ब्लड इसके अंदर फ्लो होता रहता है अच्छे से। तो ये हो गई अपनी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में सारी जानकारी जो इसके बारे में थी सारी यहाँ पर दे दी गई है।
और मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।